हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस शुरू करने से पहले डेली आंसर राइटिंग चैलेंज के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जीएस पेपर 1 से है। क्वेश्चन कहता है, इंडिया रैंक्स 104 इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। विद द कोविड-19 पैंडमिक, हंगर क्राइसिस हैज़ इमर्ज्ड एज अ सीवियर थ्रेट इन वास्ट सेक्शंस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन. In this context, assess the usefulness of community and nutritional gardens in dealing with hunger. बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, अगर आपको जो है कोई भी हंगर पे क्वेश्चन आता है तो बहुत ही अच्छी एक कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशनल गार्डन का कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट अपने आंसर में लिख देते हैं और इसको पूरा आप एक्सप्लेन करते हैं तो डेफिनेटली मैं बता रही हूँ आपका आंसर जो है एक जेनरिक आंसर से स्पेशलाइज्ड आंसर हो जाएगा और बहुत ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कहा गया है कि भारत का स्थान 104वां है। कोविड-19 महामारी के साथ भारतीय जनसंख्या के एक विशाल वर्ग में भूख के संकट का एक गंभीर खतरे के रूप में उभरा है। इस संदर्भ में भूख से निपटने के लिए सामुदायिक और पोषण संबंधी बगीचों की उपयोगिता का आकलन करना है। तो ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। नाउ जीएस पेपर 2 का आपका सेकेंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, अ मेजर रीज़न फॉर सस्टेन्ड बॉर्डर इश्यूज between India and China is five-finger approach of China, which reduces the elbow space for negotiations on LAC issues. Comment. तो भारत और चीन के बीच निरंतर सीमा के मुद्दों का एक प्रमुख कारण है चीन का 5 फिंगर दृष्टिकोण है, जो LAC मुद्दों पर बातचीत की जगह को कम करता है। इस पर टिप्पणी करें। तो हम आज देखेंगे 5 फिंगर कॉन्सेप्ट क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। हमें समझना है कि चाइना का एक्चुअली क्या वे ऑफ थिंकिंग क्या है, थिंकिंग प्रोसेस क्या है, जो हमारी जो एल्बो स्पेस है वो कम कर देता है LAC पे। क्योंकि जब हमारा जो दृष्टिकोण हो वो अगर ऑपोजिट हो तो वहाँ पर फिर नेगोशिएशंस बहुत मुश्किल हो पाते हैं। तो ये दो क्वेश्चंस हैं आज, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और उनके बहुत यूनिक आंसर्स आपको जो है बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट आज आप समझेंगे 5 फिंगर का कॉन्सेप्ट। फिर 5 फिंगर के साथ साथ मैं आपको थ्योरी ऑफ सबवर्जन भी बताऊंगी चाइना के संदर्भ में क्या है और वह कैसे वर्क करती है, और साथ साथ हम न्यूट्रिशन गार्डन की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, आज हम रिपोर्ट डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन गार्डन्स, अ सस्टेनेबल मॉडल फॉर फूड सिक्योरिटी एंड डाइवर्सिटी। तो इंट्रोडक्शन देखिए, काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। और आपको याद होगा जब मैं रिव्यूज़ देती हूँ आंसर के तो मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि आपको अगर कोई भी अगर आपके पास डेटा है तो डेटा का यूसेज जो है इंट्रोडक्शन में अगर आप करेंगे तो आपका आंसर ज़्यादा अच्छा लगेगा, एक स्पेशलाइज्ड आंसर बनेगा। तो गाइस देखिए, आंसर राइटिंग के लिए एक चीज़ मैं आपको अभी समझाती हूँ कि एक तो आपको इन्वर्टेड पिरामिड मॉडल अपनाना है कि जो सबसे ज़्यादा आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे उसको आप शुरू में लिखिए, जो सबसे कम इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उसको आप लास्ट में लिखिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो भी लिख रहे हैं उसको फैक्ट से जो है आपको एविडेंस देना है। एविडेंस देना ज़रूरी है, सिर्फ लिखना इनफ नहीं है। आपने बोला कि ये सन राइजेज इन द ईस्ट, तो आपको इसका एविडेंस, फॉर एग्जांपल सन राइजेज इन द ईस्ट आपने ये बोला है तो आप एविडेंस देंगे कि जापान में जो है सनलाइट पहले आती है, जापान में मॉर्निंग पहले होती है और वेस्ट में मॉर्निंग बाद में होती है। तो ये एक एविडेंस हो गया। तो आप जब भी कुछ लिख रहे हैं उसका एविडेंस देना, अगर आपके पास कोई नंबर्स है, कोई डेटा है, वो देना आपको बहुत ज़रूरी है। आप एक फैक्ट बुक बनाइए, अगर आपको नीड होगी तो फैक्ट बुक के लिए जो डेटा चाहिएगा वो मंथ वाइज बेसिस पे मैं आपको जो भी मैं नोट डाउन करती हूँ वो मैं आपको डेटा देती रहूँगी। एनीवेज, इस वाले हम आर्टिकल की बात करते हैं। यहाँ पर हमने कहा था कि एक इंट्रोडक्शन की हम बात कर रहे थे। तो देखिए, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है क्योंकि हम फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो हमने कहाँ से शुरुआत की? हंगर से शुरुआत की। और हमने बताया कि इंडिया की जो रैंक है वो 102nd है आउट ऑफ 117 कंट्रीज़ इन 2019 ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो और हमारी जो कंट्री है वो सीरियस लेवल ऑफ हंगर से डील कर रही है। स्कोर हमारा 30.3 था। फिर उसके साथ साथ इंडिया जो है अंडर न्यूट्रिशन का रेट काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे स्टंटिंग लेवल्स 38.4% है, अंडर वेट नंबर्स हमारे 35.8% हैं। और ये हमें जो है कहाँ से मिला है ये डेटा? पूरा ये डेटा हमें मिला है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFSHS 4, फोर्थ जो सर्वे हुआ था वहाँ से मिला है। और सबसे बुरी बात यह है कि जो इम्प्रूवमेंट है काफ़ी मार्जिनल है, मतलब बहुत कम इम्प्रूवमेंट हुआ है। अंडर न्यूट्रिशन जो है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? वो कोग्निटिव जो है ग्रोथ डेफिसिट क्रिएट करता है, इम्यूनिटी को रिड्यूस करता है और इन्फेक्शंस को हमें प्रोन करता है।
अंडरलाइंग जो कॉज है अंडर न्यूट्रिशन, ये ऑलमोस्ट आधी जो डेथ्स होती हैं बच्चों में 5 साल से कम के बच्चों में, उनमें से आधा जो डेथ्स हैं वो अंडर न्यूट्रिशन की वजह से होती हैं। फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं फूड के, पर हमारी जो पॉपुलेशन है वो सेकेंड लार्जेस्ट अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन है वर्ल्ड में। और एक बहुत सारी स्टडीज़ को हमने रिव्यू किया है यहाँ पे इस डेटा में, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि रिव्यू ऑफ स्टडीज़ ये शो करती हैं कि माल न्यूट्रिशन जो बच्चों के अंदर है उसका डायरेक्ट एसोसिएशन होता है अंडर न्यूट्रिशन के साथ, जो भी मिडिल इनकम कंट्रीज़ में हैं। एक और स्टडी ये कंक्लूड करती है कि अंडर न्यूट्रिशन और स्टंटिंग ये जो है फूड इनसिक्योरिटी, हाउस होल्ड की फूड इनसिक्योरिटी की वजह से होता है। ऑब्वियसली घर में अगर खाना होगा तो बच्चे को सबसे पहले दिया जाएगा, खाने की ही कमी है तो बच्चे को खाना नहीं मिल पाता है। इसी वजह से बच्चों के अंदर अंडर न्यूट्रिशन और स्टंटिंग की प्रॉब्लम होती है। इंडिया की अगर हम बात करें तो 46.6 मिलियन हमारी कंट्री में स्टंटेड चिल्ड्रन हैं 5 साल से नीचे, और यहाँ पे ये एक अच्छा स्टैटिस्टिक्स नहीं है, पर यहाँ पे हम जो है टॉप करते हैं। स्टंटिंग में इंडिया टॉप करती है बच्चों की लिस्ट को, फॉलोड बाई नाइजीरिया और पाकिस्तान। एशियन कंट्रीज़ की अगर बात करें तो वेस्टिंग सबसे हाई है इंडिया के अंदर एशिया में। 25.5 मिलियन बच्चे हमारे वेस्टेड हैं। एविडेंस ये शो करता है कि हमारे 2/3 जो करंट वर्कफोर्स है वो या तो स्टंटेड है। क्योंकि हमारे पास जो है काफ़ी ज़्यादा इनॉर्मस कॉस्ट होती है, हमारे फूड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगती है, न्यूट्रिशियस फूड काफ़ी कॉस्टली होता है, और इसी वजह से हमारी जो फ्यूचर पर कैपिटा इनकम होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। एक तरफ हम बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की, पर जब इतनी सारी पॉपुलेशन स्टंटेड और वेस्टेड होगी तो फिर हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है फूड फ्यूचर पर कैपिटा इनकम का हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हमें फेस करने को मिल सकता है। एक और केस ये है कि स्टंटिंग की जो केसेस हैं वो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा हैं, अर्बन एरियाज़ में थोड़े से कम हैं। बेसिक रीज़न ये होता है कि रूरल एरियाज़ में पर कैपिटा इनकम कम होती है, अर्बन एरियाज़ में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। उसके साथ साथ अगर अर्बन एरियाज़ की बात करें तो वहाँ नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन पर फैमिली कम होते हैं, रूरल एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं। फिर जो मदर्स हैं उनकी जो रूरल एरियाज़ में ऐसी मदर्स ज़्यादा हैं जिन्होंने कोई स्कूलिंग नहीं ली है, या फिर वो जो है उनके पास बहुत कम स्कूलिंग है, 12 ईयर से कम स्कूलिंग है। तो जहाँ पे मदर की स्कूलिंग लेवल्स कम होता है, अगेन वहाँ पे इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन का भी ध्यान मदर्स नहीं रख पाती हैं बच्चे का। स्टंटिंग ये भी शो करता है कि स्टडीली डिक्लाइन हो रही है हाउस होल्ड की इनकम में, और बहुत रीजनल वेरिएशंस हैं। फॉर एग्जांपल यूपी, बिहार, झारखंड, यहाँ पे 40% से ज़्यादा स्टंटिंग है, जबकि केरला और गोवा में 20% से कम स्टंटिंग है। छत्तीसगढ़ में जो है 15% ड्रॉप हुआ था स्टंटिंग के लेवल्स में पिछले डेकेड में, और तमिलनाडु ने जो है सबसे कम प्रोग्रेस शो किया है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे तो हमारी टोटल 640 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें से 239 डिस्ट्रिक्ट्स में 40% से ज़्यादा स्टंटिंग है। उत्तर प्रदेश में जो है 10 में से 6 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है स्टंटिंग है, मतलब जितनी भी आप देखेंगे 60% जो यूपी की डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे स्टंटिंग पाई जाती है। उसी के अलावा डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे लो लेवल है स्टंटिंग की वो जो है आपके स्टेट्स में है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर स्टंटिंग की प्रेवलेंस हाई है, बट कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जो है स्टंटिंग का प्रेवलेंस लो है। फॉर एग्जांपल उड़ीसा हो गया, वहाँ पे केवल टॉप 10 जो स्टंटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें से केवल 2 उड़ीसा की लाई करती हैं। इसी तरह से अगर हम माल न्यूट्रिशन की बात करें तो आधे से ज़्यादा जो वीमेन है हमारी वो एनेमिक हैं इंडिया के अंदर। 53.1% वीमेन इंडिया के अंदर एनेमिक हैं। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये आज का। ये डेटा पूरा जो फर्स्ट पेज है ना, इसका डेटा आप सारा जो है फैक्ट बुक में लिख के रखिएगा, बहुत आपके काम आएगा सोशल इश्यूज़ के आंसर लिखने में। और इसी के साथ साथ अगर देखिए माल न्यूट्रिशन और एनीमिया होता है तो इससे जो है फ्यूचर प्रेगनेंसीज़ के ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है, और जो है एबॉर्शंस होने के खतरे बढ़ जाते हैं। अनवांटेड जो एबॉर्शंस हैं उनके खतरे बढ़ जाते हैं। जो सिचुएशन है काफ़ी ख़राब है। इन्फेंट्स अगर मदर जो है एनेमिक होती है या मदर माल न्यूट्रिशन का शिकार होती है तो इन्फेंट को जो है इनएडिक्वेट डाइट मिलती है, और इस वजह से अनबैलेंस डाइट और लैक ऑफ फूड की वजह से बहुत ज़्यादा स्टंटिंग, एक्सेसिव वेट और डेथ वगैरह बच्चों की नोटिस की जाती है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो है इंटर जनरेशनल साइकिल जो है इसका माल न्यूट्रिशन का उसको ब्रेक डाउन करें,
शुरू के जो 1000 दिन होते हैं कंसेप्शन से लेकर के, और 2 ईयर्स अंटिल द एज, जब तक बच्चा 2 साल का नहीं हो जाता, वो काफ़ी क्रूशियल होते हैं। और ये प्रोवाइड करते हैं एक अपॉर्चुनिटी कि हम बच्चे को बचपन में ही स्टंटिंग और ओबेसिटी की प्रॉब्लम से जो है मुक्ति दे सकें। उसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग करना काफ़ी अच्छा एक बेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन होता है बच्चों के लिए, और एवरेज 42% ही बच्चों को जो है ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है। इंडिया लैग करती है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के मामले में, केवल 54.9% जो है ब्रेस्ट फीडिंग होती है, और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग हमारे यहाँ 42.7% होती है। उसके साथ साथ केवल जो है 9.6% जो बच्चे हैं अपनी इन्फेंसी की एज में, उनको एडिक्वेट डाइट मिलती है। तो ये काफ़ी एक अपने आप में काफ़ी एक बहुत ही शर्मनाक फिगर है। आप ये देखिए, हम एक ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हमारे 9.6% बच्चों को ही अगर एडिक्वेट डाइट मिल रही है, तो ये अपने आप में एक शर्मनाक फिगर है। यहाँ पे हमें एज अ पॉलिसी मेकर सोचने की ज़रूरत है कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम इस लेवल को इम्प्रूव कर सकें, इस फिगर को इम्प्रूव कर सकें। इसी वजह से इन्फेंट और यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिस ख़राब होने की वजह से बच्चों के अंदर जो है स्टंटिंग और वेस्टिंग ज़्यादा देखी जाती है। एक डिटीरियोरेशन है मिनिमम एडिक्वेसी ऑफ डाइट, जो कि एक बड़ा कॉज है कंसर्न का। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने जो है कोशिश की है कि सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए जाएं और फूड सिक्योरिटी की जाए, माल न्यूट्रिशन को कॉम्बैट किया जाए पिछले कुछ सालों में। और यहाँ पे ICDS करके एक प्रोग्राम चलाया था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इस सर्विस के तहत जो है सप्लीमेंट्री फूड बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वेमेन को। आंगनबाड़ी के थ्रू आपको याद होगा टेक होम राशंस होता है, मिड डे मील प्रोग्राम है। उसके अलावा स्ट्रेंथन किया है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। उसके साथ ही नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है इंश्योर पास की थी 2013 में, जिससे कि एडिक्वेट क्वांटिटी जो है क्वालिटी फूड की प्रेग्नेंट विमेन वगैरह को मिल सके। इससे फूड सिक्योरिटी जो है हमारी इंश्योर हो सके। इसके बावजूद भी 195.9 मिलियन लोग इंडिया के अंदर रोज़ भूखे सोते हैं। इसीलिए नीड ऑफ द आवर है कि हम मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ को देखें जिससे कि फूड सिक्योरिटी के इशू को जो है कॉम्बैट किया जा सके। और इसमें जो है एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं कम्युनिटी गार्डन्स, जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी को जो है एड कर सकते हैं, राशन को सप्लीमेंट करके और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को सप्लीमेंट करके। न्यूट्रिशनल गार्डन जो है डाइटरी डाइवर्सिटी को एनहांस करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, कांस्टेंट सप्लाई मेंटेन करते हैं फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की, जो कि फैमिली के रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकती हैं। इसीलिए न्यूट्रिशन गार्डन जो है एक सस्टेनेबल मॉडल है फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का और फूड डाइवर्सिटी प्रोवाइड करने का, जिससे कि माल न्यूट्रिशन को कम्बैट किया जा सके हाउस होल्ड और कम्युनिटी लेवल पर। तो आपने देखा कितने ब्यूटीफुली ये जो है इंट्रोडक्शन को वीव किया गया है हमारे आंसर के थीम के साथ। पहले क्या दिखाया गया, पहले हंगर की प्रेवलेंस दिखाई गई, माल न्यूट्रिशन की प्रेवलेंस दिखाई गई, और फिर जो है कम्युनिटी गार्डन को एज अ सॉल्यूशन के रूप में पेश किया गया है। तो अब देखते हैं कि कैसे इन्होंने कौन कौन सी केस स्टडीज़, हम दो केस स्टडीज़ देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे, बिकॉज हमें कोई रिसर्च नहीं करनी है, हमें आंसर लिखना है, ठीक है। तो हम 2 केस स्टडीज़ यहाँ से ले सकते हैं कि किस तरह से सक्सेसफुल रहे हैं पास्ट में। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है किचन गार्डन से अगर मिल जाती हैं तो ये एक अच्छा सोर्स होती हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, स्पेशली पुअर हाउस होल्ड्स में। रूरल एरियाज़ में देखिए काफ़ी स्पेस होता है, और इसीलिए हम वहाँ पे किचन गार्डन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ईजी होगा, क्योंकि हमारे जो फार्म फैमिलीज़ हैं वो ऑलरेडी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होती हैं। उसके अलावा हम जो है स्कूल्स में भी गार्डन्स लगा सकते हैं, जहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बच्चों को दिए जा सकें। स्कूल गार्डन से बच्चे जो है, अगर स्कूल में गार्डन होगा तो बच्चे खुद ही तोड़ तोड़ के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, और उसके साथ साथ उनकी न्यूट्रिशनल और हेल्थ और बिहेवियरल चेंजेस उनके अंदर आते हैं, जो कि एक पॉजिटिव जो है इफेक्ट देता है एडोलसेंट की हेल्थ के ऊपर। स्कूल गार्डन के अंदर एक अच्छा पोटेंशियल होता है कि बच्चों के अंदर फिजिकल एक्टिविटी भी करवाई जा सकती है, बच्चों को अगर गार्डनिंग में इन्वॉल्व किया जाए तो। और इसके साथ साथ जो है फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ डाइटरी इंटेक भी बच्चों का इम्प्रूव हो सकता है। एक रिसर्च किया गया था न्यूयॉर्क के स्टेट स्कूल्स में, जहाँ पे स्कूल गार्डन इस्टेब्लिश किए गए थे। तो ये देखा गया था कि जो स्कूल गार्डन है उससे फिजिकल एक्टिविटी इम्प्रूव होती है, और सेडेंट्री बिहेवियर, मतलब कि जो आलस वाला बिहेवियर है वो रिड्यूस होता है। बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं कंट्रीज़ के अक्रॉस, जो कि सजेस्ट करती हैं कि अगर होम गार्डन है तो इससे जो है फैमिली के जो ऑप्शंस हैं फूड सिक्योरिटी के वो बढ़ जाते हैं, और न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है हाउस होल्ड का वो बेहतर होता है।
न्यूट्रिशन गार्डन्स क्या है? ये एक माइक्रो सॉल्यूशन है और एक अफोर्डेबल वे है जिससे कि हम हेल्थी फूड जो है इंश्योर कर सकें और बैलेंस्ड न्यूट्रिशन इंश्योर कर सकें। बहुत एक स्टडी हुई थी लाओस में, जहाँ पे होम गार्डन्स को जो है जहाँ पे बहुत सारे होम गार्डन्स हैं, तो वहाँ ये देखा गया था कि होम गार्डन काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं और सस्टेनेबल होते हैं न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने में लो इनकम रूरल फैमिलीज़ के थ्रू। और यहाँ पे जो है इंटीग्रेटेड हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन किया जाता है। माइक्रो गार्डनिंग जो है एक अच्छी इनोवेटिव सॉल्यूशन है जो कि फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकता है, यूथ को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है और एक ऑल्टरनेटिव वे है, मेथड है जहाँ से एक्स्ट्रा इनकम जनरेट की जा सकती है। कि स्टडीज़ की गई हैं बिहार से, ट्राइबल और रूरल सेक्टर में उड़ीसा से, और कुछ रेनफेड एरियाज़ में धर्मापुरी से, तमिलनाडु में है, जो कि ये जो रेन गार्डन्स थे या जो माइक्रो गार्डन्स हैं, ये न केवल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हैं बल्कि इनसे जो है कंजम्पशन न्यूट्रिशियस फूड का बढ़ा है। उसके अलावा एक रिव्यू अगर हम डेटा का करें मैटरनल और चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन में और सर्वाइवल में, तो 36 कंट्रीज़ में जो एक स्टडीज़ हुई थी उसके बेसिस पे ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन जो है इम्प्रूव हुआ था होम गार्डनिंग से, और ये एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए। इंडिया के अंदर कुछ विलेजेस में इस तरह की स्टडीज़ कंडक्ट की गई थी, उड़ीसा में और महाराष्ट्र में, जहाँ पर पॉजिटिव आउटकम्स देखे गए थे हाउस होल्ड डाइवर्सिटी, फूड डाइवर्सिटी के मामले में और न्यूट्रिशन के मामले में। हाउस होल्ड जो है उन्होंने कंज्यूम किया था फूड को, और अगर उनके पास एक्स्ट्रा था तो वो नेबर्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था या फिर उसकी सेलिंग की गई थी। तो फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी जो फ्रूट और वेजिटेबल की कंजम्पशन की है वो होम गार्डन से इंक्रीज़ होती है और इससे जो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फैमिली के फुलफिल होते हैं। इंटरवेंशन ऐसा ही एक बांग्लादेश में भी किया गया था, वहाँ देखा गया था कि 3 से 4 गुना जो है इंक्रीज़ हो गया था वैरायटी और क्वालिटी फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की, अगर हाउस होल्ड्स जो है किचन गार्डन की प्रैक्टिस को इन्वॉल्व अपने घर दिनचर्या में शामिल करते हैं। तो ऐसे ही अगर हम इंडिया की केस स्टडी से देखें तो इंडिया में एक पर्टिकुलर जो है रिलायंस ने एज ए कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम के तहत रिलायंस जो है गार्डन्स एस्टैब्लिश किए थे उड़ीसा के अंदर। तो इनको जो है इनका जो नाम था वो था भारत इंडिया जोड़ो फ्लैगशिप प्रोग्राम। ये रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा अंडरटेक किया गया था रूरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और ये कोशिश करता है कि जो रूरल और अर्बन इंडिया है उनके अंदर जो डेवलपमेंटल गैप है उसको ब्रिज किया जा सके। भारत इंडिया जोड़ो जो है ये कमिटेड है रूरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ये फार्मर्स के साथ काम करता है और फार्मिंग हाउस होल्ड्स के साथ जो है काम करता है 12 स्टेट्स में, जो कि आंध्र प्रदेश में काम करता है ये, उसके अलावा छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, झारखंड में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में और उत्तराखंड में काम करता है। अपने रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, जिसका भारत इंडिया जोड़ो का जो प्रोग्राम है उसके तहत रिलायंस ने एक मॉडल डेवलप किया था जिसका नाम है रिलायंस न्यूट्रिशनल गार्डन्स और RNG। ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव और होलिस्टिक किचन गार्डन मॉडल्स हैं जो कि एम करते हैं कि न्यूट्रिशियस और ऑर्गेनिक और डाइवर्स फ्रेश वेजिटेबल मार्जिनल रूरल फैमिलीज़ को थ्रू आउट द ईयर प्रोवाइड की जा सकें। रिलायंस न्यूट्रिशनल गार्डन का जो एम है वो एम है कि सेल्फ सफिशिएंसी फूड में लाई जा सके और न्यूट्रिशन के अंदर सेल्फ सफिशिएंसी लाई जा सके, और साथ साथ जो है प्रमोट करती है कल्टीवेशन न्यूट्रिशियस फूड का। यहाँ पे जो है लोगों को एनकरेज किया जाता है कि वो बैकयार्ड में किचन गार्डन्स को ग्रो करें, जो कि काफ़ी कॉमन है रूरल हाउस होल्ड में। तो ये प्रोग्राम क्या करता है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं किचन गार्डन्स में वो फॉलो की जाएँ और न्यूट्रिशनल इंटेक जो है इम्प्रूव किया जाए रिलायंस न्यूट्रिशन गार्डन के थ्रू। यहाँ पे जो है सीड्स दिए जाते हैं जिससे कि जो हाउस होल्ड्स हैं वो बहुत तरह की वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और मेडिसिनल प्लांट्स जो है अपने हाउस होल्ड नीड के लिए जो सफिशिएंट होते हैं उनको अपने गार्डन्स में ग्रो कर सकें। रिलायंस न्यूट्रिशन गार्डन को जो लीड करती हैं वो विमेन हैं। यहाँ पे विमेन फ्लैगशिप प्रोग्राम्स होते हैं, तो और ज़्यादातर जो विमेन हाउस होल्ड्स हैं वहाँ पे इनको ज़्यादा एक एनकरेज किया जाता है कि केवल विमेन ओनली हाउस होल्ड्स में ये डेफिनेटली जो है इंट्रोड्यूस किए जाएँ, जिससे कि विमेन को एक स्पेस मिले डिसीजन मेकिंग के लिए। एक असेसमेंट किया गया था रिलायंस न्यूट्रिशनल गार्डन का 2019 में, और उसने ये देखा था कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे रिलायंस न्यूट्रिशनल गार्डन के द्वारा।
क्वालिटी जो वेजिटेबल थी वो अवेलेबल हुई थी लोगों को, और उसके साथ साथ जो अफोर्डेबिलिटी थी वेजिटेबल्स की वो बेनिफिशरीज़ के लिए बड़ी थी। उसके अलावा बेनिफिशरीज़ को जो नॉलेज है न्यूट्रिटिव वैल्यू की वेजिटेबल्स की वो भी मिली थी, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उनकी हेल्थ पर वो जब उनको जानकारी मिली तो अपने आप ही बिहेवियरल चेंजेस भी आए थे वेजिटेबल कंजम्पशन को लेकर के। रिलायंस न्यूट्रिशनल हाउस गार्डन के जो हाउस होल्ड्स हैं उन्होंने रजिस्टर किया था कि 22% उनकी जो वेजिटेबल कंजम्पशन था हर सभी मील्स में वो इंक्रीज़ हुआ था। इससे ना केवल वो पैसा सेव कर पाए वेजिटेबल के खरीदने पे, मिल्क के खरीदने पर और मिल्क के प्रोडक्ट खरीदने पे, साथ साथ उनकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी मेंटेन हो पाई थी। चैलेंजेस जो ऑब्जर्व किए गए थे वो था कि वाटर सप्लाई थोड़ी सी लिमिटेड रहती है, तो वाटर सप्लाई मेंटेन करना गार्डन में ये एक चैलेंज था। और उसके साथ साथ एक चैलेंज था कि किस तरह से समझाया जाए लोगों को और कैसे सस्टेन किया जाए प्रोडक्शन को बियॉन्ड ओन कंजम्पशन। तो एक जो इवैल्यूएशन किया गया था वहाँ ये देखा गया था कि 62% जो फैमिलीज़ जिनके यहाँ पे रिलायंस न्यूट्रिशनल गार्डन थे उनकी जो नीड थी रिक्वायरमेंट की, वेजिटेबल रिक्वायरमेंट की, वो अपने गार्डन से ही मीट हो गई थी, और केवल 38% थे ऐसे हाउस होल्ड से थे जिनकी नीड नहीं मीट हो पाई थी। तो ओवरऑल आप ये देख सकते हैं कि रिलायंस न्यूट्रिशनल गार्डन ने इम्प्रूव किया है न्यूट्रिशनल इंटेक को, और इसीलिए उनकी जो एफिशिएंसी है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। उसके अलावा बाकी स्ट्रैटेजीज़ जो रिलायंस न्यूट्रिशनल गार्डन ने अप्लाई की थी, जैसे कि कैपेसिटी बिल्डिंग हुआ, लोगों को में अवेयरनेस जनरेट की थी और सेंसिटाइज़ किया था वीमेन को एनीमिया के बारे में, और साथ साथ की कम्युनिटी और हेल्थ वर्कर्स को जो है ये चीज़ें अडॉप्ट की जानी चाहिए। तो हम एक तो साथ न्यूट्रिशन गार्डन जो है हम इम्प्रूव कर सकते हैं, लोगों को इनक्रेज कर सकते हैं कि वो न्यूट्रिशनल गार्डन अपने घरों में इस्टेब्लिश करें। इन किचन न्यूट्रिशन गार्डन बेसिकली है क्या? किचन गार्डन है जहाँ पर हम बहुत सारी वेजिटेबल्स वगैरह जो उस क्लाइमेट के लिए सूटेबल हों, मल्टीपल वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, जिससे कि ईयर अराउंड ऑल द ईयर राउंड न्यूट्रिशन जो वेजिटेबल रिक्वायरमेंट है वो हमारे होम किचन गार्डन से मीट हो सके। साथ साथ कुछ फ्रूट्स वगैरह भी हम उस गार्डन में ग्रो करते हैं। अब ये इसके लिए जो है इसकी सस्टेनेबिलिटी तभी होगी, कोई भी हाउस होल्ड है वो ऐसे किचन गार्डन के अंदर इंटरेस्ट तभी दिखाएगा जब उनको जो है बताया जाएगा, किस तरह से अवेयरनेस उनको दी जाएगी कि किस तरह से जो है विमेन और कम्युनिटी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है और बेहतर होती है अगर आप इस तरह के किचन गार्डन्स जो है बिल्ड करते हैं। तो कुछ स्टेट इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं जिससे कि किचन गार्डन को प्रमोट किया जाए। फॉर एग्जांपल उड़ीसा लाइवलीहुड मिशन में जो पंचायती राज और ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट के अंडर आता है, उन्होंने एज ए पार्ट ऑफ फार्म लाइवलीहुड प्रमोशन उन्होंने जो है न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को प्रमोट किया था और किचन गार्डन को जो है प्रमोट किया था। उनका एक्सपेंशन प्लान है किचन गार्डन का कैपेसिटी बिल्डिंग में कृषि मित्रास के थ्रू, जो कि न्यूट्रिशन गार्डन की जानकारी देंगे लोगों को और बैकयार्ड किचन गार्डन ग्रो करने में लोगों को सहायता कराएंगे। इसी तरह से अगर आप कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने भी मनरेगा के फंड को यूज़ करके किचन गार्डन को जो है बिल्ड करने की कोशिश की थी। उनका नाम था अक्षरा काईटूटा। ये गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है बिल्ड किए गए थे जिससे कि कंजम्पशन जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का है वो इंक्रीज़ किया जा सके। उसके अलावा वेजिटेबल गार्डन्स जो है बहुत सारे स्कूल्स में ऑलरेडी कर्नाटका में एग्जिस्ट करते हैं। वहाँ पे कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक होलिस्टिक पॉलिसी ली है जहाँ पर जो भी उनकी कम्युनिटी लैंड है उसके ऊपर गार्डन बिल्ड करने की कोशिश की गई है और इन गार्डन्स का नाम होता है अक्षरा काईटूटा। उस कम्युनिटी से अगर किसी को भी वेजिटेबल की रिक्वायरमेंट है तो वो उस गार्डन से जो है पिक कर सकते हैं। इसी तरह से छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में कृषि विज्ञान केंद्र या फिर एग्रीकल्चर साइंस सेंटर इन्होंने जो है डेवलप किया है न्यूट्रिशन गार्डन का कॉन्सेप्ट स्कूल्स के अंदर, जिससे कि स्कूल्स में बच्चों को बैलेंस डाइट प्रोवाइड की जा सके मिड डे मील के दौरान। छत्तीसगढ़ में कन्वर्जेंस की गई थी मनरेगा की और पंचायत और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स की, जिससे कि लाइवलीहुड को सिक्योर किया जा सके रूरल हाउस होल्ड्स की किचन गार्डन को प्रमोट करके। झारखंड पोषण वारी इनिशिएटिव है इसी तरह का जो कि प्रमोट करता है बैकयार्ड किचन गार्डन्स को, जहाँ पे वीमेन को इनकरेज किया जाता है कि वो सीरियल्स, पल्सेस और वेजिटेबल्स को ग्रो करें जिससे कि पुअर न्यूट्रिशन को जो है टैकल किया जा सके और अर्निंग भी साथ में इम्प्रूव हो सके। सिमिलरली तमिलनाडु का जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसने टाई अप किया है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, जिससे कि रूफ गार्डन्स को जो है एस्टैब्लिश किया जा सके स्कूल्स के अंदर।
और जो प्रोड्यूस है इस गार्डन से वो स्कूल किचन में यूज़ की जाती है। जो जो वहाँ पे मिड डे मील होती है उसमें जो है बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किया जाता है उस मतलब रूफ गार्डन्स के थ्रू। एक इसी तरह से जॉइंट इनिशिएटिव है विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट और महाराष्ट्र का राजमती जीजाऊ न्यूट्रिशन मिशन और रिलायंस फाउंडेशन के साथ उन्होंने किचन गार्डन्स जो है डेवलप करने की कोशिश की है आंगनवाड़ी सेंटर्स में, जहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है ग्रो किए जाते हैं जिससे कि डाइट को इम्प्रूव किया जा सके। तो इससे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टेट्स में ऑलरेडी इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं और जो हमने इम्प्रूवमेंट्स देखे हैं रिलायंस न्यूट्रिशन गार्डन के, उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं किचन गार्डन्स जो है अगर उनको सस्टेनेबली डेवलप किया जाए और प्रमोट किया जाए छतों पर, कम्युनिटी स्पेसेस में, स्कूल्स के अंदर, तो उससे जो है न्यूट्रिशन आउटकम जो है बच्चों का और आंगनबाड़ी सेंटर्स में अगर हम प्रमोट करते हैं तो विमेन का जो न्यूट्रिशनल आउटकम है वो इम्प्रूव होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोषण अभियान लॉन्च किया था। उसका ऑब्जेक्टिव था कि मल्टी मिनिस्ट्रियल कन्वर्जेंस की जाए मिशन की, जिससे कि माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया हो सके 2022 तक। ये कॉल करता है कि सिनर्जी को क्रिएट किया जाए और स्कीम्स को लिंक किया जाए कि डिपार्टमेंट्स को कन्वर्जेंस किया जाए, जिससे कि एक कॉमन गोल हो सभी डिपार्टमेंट्स का माल न्यूट्रिशन को रिमूव करना। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ये प्रमोट करता है किचन गार्डन्स को एज ए पार्ट ऑफ फार्म लाइवलीहुड इंटरवेंशन, जो कि स्ट्रैटेजी है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन की, और जो कि कहती है कि हम माल न्यूट्रिशन को कॉम्बैट करेंगे हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस को प्रोवाइड करके, और साथ साथ एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस को भी इम्प्रूव करेंगे। हाउस होल्ड्स को एनकरेज किया जाता है कि वो वेजिटेबल गार्डन्स को डेवलप करें, और डेटा शो करता है कि इंक्रीज़ हो रहा है कंजम्पशन का उन हाउस होल्ड में जहाँ पर भी किचन गार्डन्स हैं जिनमें वेजिटेबल्स ग्रो की जाती हैं। मिज़ोरम जो है उसने स्कूल के स्पेसेस में किचन गार्डन डेवलप करना शुरू कर दिया है, और इनको कहा जाता है कान सीकुल कान हुआन, मतलब माई स्कूल माई फार्म, जिससे कि बच्चों की जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है उनके मील्स में वो इम्प्रूव किया जा सके उन गार्डन्स के थ्रू। छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट जिसमें हाईएस्ट प्रेवलेंस थी माइल्ड न्यूट्रिशन की, बीजापुर के अंदर, उसने जो है किचन गार्डन्स को डेवलप किया था स्कूल्स में और आंगनबाड़ी सेंटर्स में उन रिमोट एरियाज़ में। यहाँ पे देखा गया था डायरेक्टली जो है न्यूट्रिशनल आउटकम इम्प्रूव हुए थे जैसे ही न्यूट्रिशन जो हमारे गार्डन्स हैं वो डेवलप किए गए थे ऐसे आंगनबाड़ी सेंटर्स पे। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये देखें तो अगर हम ये ICDS में कन्वर्ट कर देते हैं न्यूट्रिशन गार्डन का जो कॉन्सेप्ट है, तो कहीं ये और साथ साथ जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इतनी सारी जो हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस डिस्कस की हैं, अगर उनसे लर्न करके और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं, वेजिटेबल्स को एक होलिस्टिक मैनर में एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के अनुसार जो है ग्रो करते हैं, तो इससे जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा मीट होगा। और उसके लिए हमें अलाइनमेंट करनी होगी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की, साथ साथ जो कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है उसको, जिससे कि रूरल लाइवलीहुड को भी प्रमोट किया जा सके और स्किल्स को बिल्ड किया जा सके किचन गार्डन के डेवलपमेंट में, जैसे कि बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा सके, इनकम जनरेट की जा सके और साथ साथ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी मीट किए जा सकें। तो आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा होगा और बहुत सारे आपने इससे टेक अवेज लिए होंगे। अगर जो भी आपने लिया है उसको नोट करके रखिए, जिससे कि आपको नीड बेसिस पे आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकें अपने आंसर्स में। अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर देखते हैं। हिस्ट्री, द स्टैंड ऑफ एंड पॉलिसी वर्थ री रीडिंग। तो यहाँ पे बेसिकली एक नए कॉन्सेप्ट की बात की गई है, 5 फिंगर्स की बात की गई है, जो ज़्यादातर आपको नहीं पता होगा। तो हम 5 फिंगर्स क्या है उसके बारे में देखेंगे और इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी रही है इन 5 फिंगर्स पर। तो अगर हम चाइना की बात करें तो ये देखिए, चाइना का जो एक एग्रेशन है इंडिया के लिए वो हमेशा से रहा है। चाइना हमेशा से इंडिया को एज एन एडवर्सरी देखता है, माओ जेडोंग के टाइम से। जब भी इंटरनल कोई ट्रबल्स चाइना में होती है तो वो जो है बॉर्डर इश्यूज़ को क्रिएट करता है, बॉर्डर इश्यूज़ को फॉर्मेट करता है इंडिया के साथ। अगर आप चाइना की बात करेंगे तो PLA जो आज है आपकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, और उसके साथ साथ जो कम्युनिस्ट पार्टी है CCP वहाँ की चाइना की, उन्होंने मिल करके चाइना के अंदर बहुत सारी ऐसी टेरिटरीज़ को जो है हड़पा है जो पहले चाइना का हिस्सा नहीं थी। फॉर एग्जांपल केस इन पॉइंट है आपका तिब्बत हुआ, इनर मंगोलिया हुआ। ये 2 एरियाज़ ऐसे हैं जो पहले जो है चाइना का पार्ट नहीं थे, बट आज चाइना ने उनको जो है हड़प के अपना हिस्सा बना लिया है। तो चाइना की पॉलिसी रही है लैंड ग्रैब करने की और दूसरी टेरिटरीज़ को अपना बनाने की। ऐसे में एक एग्रेशन, बहुत हम रियल एग्रेशन फेस करते हैं चाइना की तरफ से, क्योंकि चाइना लद्दाख को जो है पार्ट ऑफ तिब्बत देखता है और लद्दाख को कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता रहता है।
चाइना की 5 फिंगर स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो चाइना का कहना है कि तिब्बत एक पाम है, पाम मतलब हाथ है, और एक हाथ में 5 फिंगर्स होती हैं। ऐसे ही तिब्बत की 5 फिंगर्स हैं। उन 5 फिंगर्स में पहली फिंगर है आपकी नेपाल लद्दाख, दूसरी फिंगर है नेपाल, तीसरी सिक्किम, चौथी भूटान और पांचवी आपकी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा, जिसको आज हम अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं। तो ये 5 एरियाज़ हैं जो चाइना ने डॉक्यूमेंट किया है कि ये 5 एरियाज़ इसको अपने अंडर सम्मिलित करने हैं। आफ्टर 1956 जब इन्होंने जो है ऑक्यूपाई कर लिया था तिब्बत को, तब से इनकी स्ट्रैटेजी रही है कि ये 5 एरियाज़ और ग्रैब करके चाइना के साथ मिला लिए जाएँ। तो अब हम देखते हैं कि और उसकी जो ऑपोजिट इंडिया की स्ट्रैटेजी रही, बिल्कुल इसकी काउंटर रही है कि इन 5 एरियाज़ को इंडिया के साथ मिला के रखा जाए, जिससे कि चाइनीज़ एग्रेशन को हम कम कर सकें। तो इंडिया का काउंटर मूव था कि ऑल्दो हमने पंचशील का एग्रीमेंट साइन किया था 1950 में, फिर भी इंडिया का काउंटर मूव था कि वो हम जो है चाइना को कहीं ना कहीं इन 5 एरियाज़ में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें 1959 में, तो दलाई लामा जब वापस इंडिया आ गए थे, इंडिया में भाग कर आए थे शरण लेने के लिए, और उसके बाद उन्हें शरण भी दी गई थी। बहुत सारे तिब्बतियंस इंडिया के अंदर रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ जो है चाइना जब इसको काउंटर करने के लिए, मतलब कि तिब्बतियन इन्फ्लुएंस इंडिया के अंदर था कहीं ना कहीं, और तिब्बतियंस जो है इंडिया के साथ एक क्लोजनेस फील करते हैं, इसको काउंटर करने के लिए चाइना की स्ट्रैटेजी थी कि कश्मीर को जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन का कश्मीर के अंदर मूवमेंट चलाया जाए और कश्मीर को इंडिया से अलग कर दिया जाए। तो चाइना की प्रेस ने और चाइना के रेडियो ने लॉन्च किया था प्रोपेगेंडा वॉर अगेंस्ट इंडिया। आज भी ये प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है, और आप जितने न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, स्पेसिफिकली ये पर्टिकुलर न्यूज़पेपर, इसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा देखने को मिल जाएगा। आज इसी आर्टिकल में आप थोड़ा सा प्रोपेगेंडा देखेंगे, दूसरे एक आर्टिकल में और आप प्रोपेगेंडा देखेंगे। तो ये देखिए, चाइना का एक पॉलिसी होती है द थ्योरी ऑफ सबवर्जन। कल मैंने इसके बारे में जिक्र की थी, आज मैं जो है इसको अच्छे से समझाती हूँ कि थ्योरी ऑफ सबवर्जन होता क्या है। याद रखिएगा गाइस, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ सिविल सर्वेंट आपको ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो प्रोपेगेंडा मशीन की अगर बात करें, तो प्रोपेगेंडा मशीन से पहले आपको समझना जरूरी कि प्रोपेगेंडा चाइना या दूसरी कंट्रीज़ करती कैसे हैं। स्पेसिफिकली ये जो प्रोपेगेंडा वॉर होता है, ये ज़्यादातर जो है चाइना के द्वारा और रशिया के द्वारा पास्ट में किया जाता था। इस वक्त चाइना के द्वारा किया जाता है और सभी डेमोक्रेसीज़ के खिलाफ किया जाता है। 1990 में जब रशिया का जो है फॉल डाउन हुआ था, या यूएसएसआर अर्स्टवाइल यूएसएसआर का फॉल डाउन हुआ था और यूएसए ने अपनी हेगेमनी एजर्ट की थी, उसी वक्त चाइना ने डिसाइड कर लिया था कि यूएसए उसका जो है एक आइडियोलॉजिकल बेसिस पर टोटल पोल अपार्ट है, और यूएसए एक हेगेमन है जिसको चाइना को परास्त करना है। और बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि हम कोल्ड वॉर की बात करें, तो कोल्ड वॉर में जो है आइडियोलॉजिकल वॉर था। चाइना भी एक आइडियोलॉजिकल वॉर प्ले करती है, और ये चीज़ काफ़ी लेट दुनिया को समझ में आ रही है, और कुछ लोगों को समझ में आ रही है, कुछ लोगों को समझ में नहीं भी आ रही है अभी भी। तो चाइना का जो कम्युनिज्म है वो एक प्रोपेगेंडा वॉर करता है, और ये प्रोपेगेंडा वॉर लड़ने के लिए ये जो है थ्योरी ऑफ सबवर्जन लगाते हैं। सबवर्जन जैसे आपने जूडो में देखा होगा कि अगर कोई पंच मारे, तो आप जो है पंच को रोकने के लिए उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ना ले जा करके उसके पंच की डायरेक्शन को मतलब उसके हाथ को सेम डायरेक्शन, आगे उससे जिस डायरेक्शन में भी पंच आ रहा है उसी डायरेक्शन में लेके जाते हैं और दीवार में घुसा देते हैं। इससे क्या होता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसको लॉस ज़्यादा होता है। तो जब आपको पता हो कि आपका ओपोनेंट जो है आपसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, आप उस पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते, तो आप उसके स्ट्रेंथ को उसके अगेंस्ट यूज़ करें, इसको थ्योरी ऑफ सबवर्जन कहा जाता है। अब इसको अगर हम पॉलिटिक्स में लगाएं, या फिर अगर हम अपने स्पाई थिंग में लगाएं, या अगर हम पॉलिटिकल वॉरफेयर में लगाएं, तो इसको कैसे यूज़ करेंगे। थ्योरी ऑफ सबवर्जन में कोई भी कंट्री जो है दूसरी कंट्री के सिस्टम्स को ऑब्जर्व करती है और उस सिस्टम को जो है आपके खिलाफ यूज़ करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, सीधी सीधी बात ये है कि अगर आप किसी को कुछ भी मतलब अगर कोई भी आप जो है प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हैं, तो आप तभी चला सकते हैं जब प्रोपेगेंडा चलाने की आपको इजाज़त होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जापान की अगर हम बात करें, तो पहले जापान जो है क्लोज्ड कंट्री था, वो किसी और से जो है संपर्क नहीं रखता था।
तो जापान में जब जो है अमेरिकन सेलर्स वगैरह आते थे और वो बात करते थे ट्रेड की, तो सीधे सीधे जापान उनको पोलाइटली जो है मना कर देता था। और जब नहीं मानते थे, जब ज़्यादा वो करते थे, तो जापानीज़ जो है वहाँ के जो सामुराइज़ होते थे उस वक्त, जो जापानीज़ फाइटर्स होते थे उनको सामुराइज़ कहा जाता था। तो जो सामुराइज़ होते थे वो सीधे सीधे उनकी हत्या कर देते थे। इसका मतलब ये हुआ कि जापान को आप तब तक इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, जब मतलब किसी भी कंट्री को आप तब तक इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते जब तक उस कंट्रीज़ के बॉर्डर्स फ्री ना हो। तो अब देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में राइट टू एक्सप्रेशन होता है। राइट टू एक्सप्रेशन मतलब कोई भी आकर के किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा वॉर को चला सकता है अगर चाहे तो आपकी कंट्री अगर डेमोक्रेटिक है तो क्या करेंगे, आपके सिस्टम को वो क्या करेंगे, स्टेट रन जो वहाँ की मशीनरीज होती है, स्टेट रन मीडिया होता है, वो आपकी कंट्री में आकर के मीडिया प्रोपेगेंडा वॉर चलाएगा मीडिया के थ्रू। लेफ़्ट विंग को ऑक्यूपाई करके लेफ़्ट इंटेलिजेंसिया के थ्रू आपके बच्चों को एजुकेशन में जो है गलत चीज़ें पढ़ाएगा। ठीक है, आप कहते हैं कि आप सबसे ज़्यादा जो आपका वीकनेस है, फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर कास्टिज़म है, क्या करेंगे, कास्टिज़म को आप एंटी कास्ट के खिलाफ जो है आप कर देंगे। जब कुछ भी हो सीधे सीधे कास्ट का एंगल लेकर के आएंगे। तो ये आपका जो है थ्योरी ऑफ सबवर्जन है। आप अगर बिलीव करते हैं आपके कल्चर में, तो आपके कल्चर को जो है डिराइड किया जाएगा। अभी रिसेंटली कल परसों में जब देख रही थी, तो ग्लोबल टाइम्स ने एक इंडिया के खिलाफ, ग्लोबल टाइम्स इनका माउथपीस है, आपको पता ही होगा, तो इंडिया के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा वॉर काफ़ी ग्लोबल टाइम्स चलाता है। इन्होंने कुछ उल्टा सीधा लिखा हुआ था और वहाँ पे सीधे सीधे इंडियंस ने उसको काउंटर किया। तो नीचे बहुत सारे चाइनीज़ ने एक मीम शेयर किया हुआ था जहाँ पे इंडियंस को मतलब काउ यूरिन ड्रिंकर्स कहा जाता है। तो आप ये बताइए, आप और मैं, हम लोग इंडियंस हैं, क्या हमारे घरों में हम काउ यूरिन पीते हैं? नहीं पीते ना। तो इवन आई एम ए हिंदू, आप में से बहुत सारे लोग जो सुन रहे होंगे वो हिंदूज़ होंगे, बट इस तरह की आपके खिलाफ इमेज खड़ी की जाएगी कि आपकी जो यंगर जनरेशन है वो आपके खिलाफ खड़ी हो जाए। और आज आप देखते होंगे कि हमारी यंगर जनरेशन, हमारे जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा प्रभावित हैं कि उनके लिए इंडिया को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। उनके लिए जो है एक अगर कोई हिस्सा इंडिया का अलग होना चाहे तो वो बिल्कुल चाहते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग इसीलिए एक्टिव है बिकॉज प्रोपेगेंडा मशीन आपकी कंट्री में वर्क करती है। आपकी मूवीज़ के थ्रू आपके कल्चर को जो है डिराइड किया जाता है। आप जिसको प्रे करते हैं, आप जिस रिलीजन को मानते हैं, आपके रिलीजन्स का मजाक उड़ाया जाता है। पेंटिंग्स के थ्रू आपके कल्चर को जो है बर्बाद किया जाता है। एजुकेशन के थ्रू आपको ये पढ़ाया जाता है कि आपकी डेमोक्रेसी ख़राब है, आपकी जुडिशरी ख़राब है। आपने कितने आर्टिकल्स जो है इस न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे जहाँ पे सीधे सीधे सवाल खड़ा किया गया है कि जुडिशरी जो है आपकी अनफेयर हो गई है। आपने कितने जो है ऐसे सीरियल्स देखे होंगे जहां पर पुलिस को निकम्मा नकारा दिखाया जाता है। और अभी इस वक्त आप कोविड के क्राइसिस को झेल रहे हैं, आपने खुद फेस एक जो है ह्यूमैनिटेरियन फेस भी देखा होगा पुलिस का। तो ये इस तरह से जो है आपकी जो जनरेशन है, पूरी जनरेशन को जो है इस तरह से डिराइड कर दिया जाता है कि जनरेशन पुलिस में बिलीव करना छोड़ देती है, जनरेशन जुडिशरी में बिलीव करना छोड़ देती है, जनरेशन जो है मिस इन्फॉर्मेशन में बिलीव करती है, सही इन्फॉर्मेशन में बिलीव करना छोड़ देती है। और यही रीज़न था कि जब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट सोर्सेज की तरफ से ये खबर आई थी कि हमने जो है स्ट्राइक की है बालाकोट में, तो बहुत सारे जो इंटेलिजेंसिया है वो प्रूफ मांग रही थी कि अगर आपने की है तो प्रूफ दीजिए। तो ये जो है एक प्रोपेगेंडा वॉर होता है। अब ये प्रोपेगेंडा वॉर तभी संभव है जब आपकी कंट्री के अंदर दूसरी कंट्री का आना जो है फ्रीली अलाउड हो। हम चाइना के अंदर प्रोपेगेंडा वॉर नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि चाइना के अंदर ना तो यूट्यूब चलता है, ना ट्विटर चलता है, ना फेसबुक चलता है, ना ही और कोई ऐसा मीडियम जिससे वर्ल्ड कनेक्ट हो सके। तो उन्होंने अपने सिस्टम को, जैसे जापान ने बंद कर रखा था वैसे ही उन्होंने बंद किया हुआ है, जिससे कि आप एज ए एक्सटर्नल कंट्री उनके सिस्टम से मेस ना कर सके। बट क्योंकि आपकी कंट्री डेमोक्रेटिक है और आप इसमें बिलीव करते हैं और आपके जो है सारे सोशल मीडिया फ्री है, तो आपकी सोशल मीडिया के थ्रू आपके खिलाफ, आपकी कंट्री के खिलाफ जो है जहर भरा जाता है। इसको जो है प्रोपेगेंडा वॉर कहा जाता है। और ये प्रोपेगेंडा वॉर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है दोनों पाकिस्तान और चाइना की तरफ से। आपने काफ़ी बार जो है, अगर आप ट्विटर वगैरह देखते हैं तो आपने काफ़ी बार इसको महसूस किया होगा। खैर, तो इनके थ्रू जो है प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की गई थी। और इवन जो मीज़ो और नागा डिसेंडेंट्स होते हैं, और आज भी आप देखिए जो भी नक्सलवाद है, नक्सलिज्म, माओइज़म, ये सारा जो इनको जो है
चाइना ने न केवल इनको ट्रेनिंग दी थी, इनको रिफ्यूज दिया था, इनको आर्म्स प्रोवाइड किए थे, और आज भी चाइना ये करता रहता है। उसके अलावा इनकी जो स्कूल टेक्स्ट बुक्स थी, उन्होंने जो है इन 5 फिंगर्स को पार्ट ऑफ चाइना शो करना शुरू कर दिया था। और ये जो है, और आज भी इनकी जो है पॉलिसी में लद्दाख को एज अ पार्ट ऑफ चाइना दिखाया जाता है। अब बॉर्डर को मैनेज करने के लिए इंडिया ने क्या किया? तो पहली चीज़ इंडिया ने क्या की थी कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए पुश किया था, और गवर्नेंस जो है बॉर्डर एरियाज़ में इम्प्रूव करने की कोशिश की थी। 1950s में गवर्नमेंट ने एक पायलट प्रोजेक्ट जो है बनाया था, जिसका नाम था इंडियन फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IFAS, जो कि नेफा को देखेगी, साथ साथ जो भी इंडिया चाइना फ्रंटियर पर जितने भी एरियाज़ हैं उन सबको देखेगी। अब ये जो IFAS सर्विस के लोग थे, इनका सिलेक्शन जो है, इसमें ओवरलैपिंग कैडर्स होता था। यहाँ पे इंडियन फॉरेन सर्विस के लोग सर्व करते थे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग सर्व करते थे, IPS के लोग सर्व करते थे, और पोस्टिंग जो है रोटेट होती रहती थी। और इन्होंने जो है काफ़ी सारे रिमोट और ट्राइबल एरियाज़ में एम्बेसीज़ वगैरह जो है इस्टेब्लिश की थी, और साथ साथ लोगों की वहाँ पे एक रैपिड डेवलपमेंट करने की कोशिश की थी। बट अनफॉर्चुनेटली इसको जो है बंद कर दिया गया, इस पायलट प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया गया था। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा आइडिया था जो बहुत अच्छा था, बिफोर अहेड ऑफ इट्स टाइम ये आइडिया था, और अब वक्त है कि इसको रिवाइव किया जाए। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जो है एक सेल लगाई गई थी, स्पेशल डेक क्रिएट की गई थी, कि जिससे कि जो भी हमारे जो IAS ऑफिसर्स हैं वो नेफा से लद्दाख तक सभी एरियाज़ को देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो ऑफिसर्स हैं नेफा से लेकर, मीन्स अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक सारी टेरिटरीज़ को देखेंगे, और सजेशंस देंगे कि किस तरह से हम रैपिड डेवलपमेंट उस एरिया में कर सकते हैं। ये आज भी कैरी ऑन होता है। इंडिया का जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस वक्त इतने अच्छे से डेवलप नहीं हुआ था। अगर आप देखेंगे तो 2015 से यहाँ पे डेवलपमेंट का पेस काफ़ी तेज हुआ है। उससे पहले डेवलपमेंटल जो एक्टिविटीज़ थी उनको कहीं ना कहीं शेल्व कर दिया जाता था, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं किया गया था। चाइना की तरफ से काफ़ी रैपिडली इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया गया था, और अब इंडिया कैचअप कर रहा है। बट जो भी प्लानिंग थी उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने की, वो उस टाइम में 1968 तक डाली गई है। 1968 के बाद से जो है अगेन 2015 तक ये जो बॉर्डर का एरियाज था इसको नेग्लेक्ट करा गया, और वही नेग्लेक्ट आज हमें झेलने को मिल रही है। कहते हैं ना कि खता की लम्हों ने और सज़ा भुगतनी पड़ती है सदियों को, वही चीज़ जो है हमें आज झेलनी पड़ रही है। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या की गई थी, जो बाकी फिंगर्स हैं, मीन्स भूटान और नेपाल हैं, तो इनके साथ जो है ट्रीटीज़ की गई थी, जिससे कि एक स्पेशल रिलेशनशिप भूटान और नेपाल के साथ किया जा सके, जिससे कि भूटान और नेपाल को चाइना के इन्फ्लुएंस से बाहर रखा जाए, या इन एरियाज़, क्योंकि ये कंट्रीज़ अपना डिफेंस उतने अच्छे से उस वक्त नहीं कर सकती थी, तो इंडिया जो है डिफेंस प्रोवाइड की, असिस्टेंस प्रोवाइड करे, जिससे कि तिब्बत वाला जो तिब्बत के ऊपर एनेक्सेशन चाइना के द्वारा किया गया था, वो चीज़ रिपीट ना हो नेपाल में और भूटान में। तो ये एक स्ट्रैटेजी थी, इसलिए हमने जो है ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन की नेपाल के साथ भी और भूटान के साथ भी, और ये कहीं ना कहीं जो है ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप के थ्रू इन एरियाज़ में एक स्पेशल रिलेशनशिप डेवलप किया गया था। अब यहाँ पे जो एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये काफ़ी गलत है, ये जो बात इन्होंने लिखी है ये गलत है। अभी मैं बताती हूँ क्यों। देखिए, सिक्किम इनिशियली जो है इंडिया का पार्ट नहीं था, सिक्किम को जो है बुग्याल डायनेस्टी रूल करती थी, बट जब ब्रिटिशर्स जा रहे थे तब सिक्किम को एज ए स्पेशल प्रोटेक्टरेट ग्रांट किया गया था, क्योंकि इनका एक स्पेशल रिलेशनशिप था ब्रिटिशर्स के साथ, और ये ब्रिटिशर्स के प्रोटेक्टरेट के अंदर में आते थे। इसीलिए इन्होंने अगेन जो डायनेस्टी थी बुग्याल, उन्होंने एक इच्छा जाहिर की थी कि वो इंडिया के अंदर प्रोटेक्टरेट के थ्रू रहना चाहते हैं। तो स्पेसिफिकली सिक्किम को एज ए प्रोटेक्टरेट रखा गया था। प्रोटेक्टरेट मतलब कि सिक्किम सेपरेट स्टेट होगा, बट उसको जो डिफेंस का प्रोटेक्शन है वो इंडिया प्रोवाइड करेगी। हालांकि बाई 1975 वहाँ के जो लोग थे, जनता थी, वो डायनेस्टी से खुश नहीं थी, और उन्होंने जो है एक रेफरेंडम के थ्रू ये इच्छा जाहिर की थी कि वो इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। उसके बाद जो है इंडिया का हिस्सा फुल फ्लेजेडली इन सिक्किम को 22nd स्टेट इंडिया का बनाया गया था। अब यहाँ देखिए एनेक्स लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखना चाहते हैं, मतलब ये आर्टिकल में एनेक्सेशन जो लिखा हुआ है ये टोटली फॉल्स है, और ये बहुत मिसलीडिंग है, और ये हमारी कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी के ख़िलाफ़ है।
आप ये देखिए, सिक्किम का एरिया इतना शांत है और बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक एरिया है। वहाँ पे ट्रबल फॉर्मेट करने की कोशिश की जा रही है ये वर्ड लिख करके। हमने किसी एरिया को एनेक्स नहीं किया है। इंडिया कभी भी एनेक्सेशन में बिलीव नहीं करती, एटलीस्ट सिक्किम को एनेक्स नहीं किया गया है। और ये जो वर्ड यूज़ किया गया है काफ़ी गलत है। इसकी आप इस वर्ड को अपने आंसर राइटिंग में बिल्कुल यूज़ ना करें। तो ये जो ट्रीटीज़ थी, जहाँ पे सिक्किम को अल्टीमेटली इंडिया का प्रोटेक्टोरेट बनाया गया, फिर भूटान और नेपाल के साथ जो है एक स्पेशल फ्रेंडशिप कल्टीवेट की गई। इनसे जो है जो बाकी सारी फिंगर्स थी वो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ अलाइन हो गई थी और चाइना से दूर हो गई थी। तो ये ट्रीटीज़ जो है नेपाल और भूटान के लिए विन विन देखी गई थी, बट कहीं ना कहीं इनकी जो यूटिलिटी है वो आउटलिव हो चुकी है। और स्पेसिफिकली जब से माओइज़्म आया है नेपाल के अंदर, देखिए माओइस्ट जो टेंडेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा, उसकी जो रूट्स हैं वो माओ जेडोंग से डिराइव होती हैं। तो माओइज़्म कभी भी इंडिया के फेवर में नहीं हो सकता। तो जो आज माओइस्ट की सरकार है, ऑब्वियसली वो इंडिया के पोल अपार्ट होगी। वो डेमोक्रेसी में इतना बिलीव नहीं करते हैं। उनका जो फिलॉसफी है वो माओइज़्म की फ़िलासफ़ी है और उनके जो इंटेलेक्चुअल फादर हैं वो चाइनीज़ हैं। तो ऑब्वियसली उनका जो अलाइनमेंट होगा वो चाइना के साथ ज़्यादा होगा। भूटान की अगर हम बात करें तो भूटान के साथ हमने नेगोशिएट की थी, रीनेगोशिएट की थी ट्रीटी 2077 में, और हमने एक आर्टिकल को ड्रॉप कर दिया था जहाँ पे भूटान को कहा गया था कि हम इंडिया जो है गाइड करेगा उसको एक्सटर्नल अफेयर्स में। इससे जो है भूटान को रिलीव कर दिया गया है। भूटान फ्री है एज अ सोवरेन कंट्री, वो किसी के साथ भी अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मेंटेन कर सकता है। इसी वजह से भूटान का और इंडिया का एक अच्छा रिलेशनशिप है। दूसरा रीज़न ये है कि भूटान के अंदर जो है माओइज़्म या कम्युनिज्म की फ़िलासफ़ी नहीं है। इस वजह से भी एक अच्छा रिलेशनशिप है इंडिया का भूटान के साथ। कल हमने नेपाल वाले आर्टिकल में देखा था कि किस तरह से नेपाल जो है, अगेन मैं इस वाले बिल्कुल पैराग्राफ से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आपने कल देखा था, कल जो आर्टिकल लिखा गया था वो एक्स डिप्लोमेट के द्वारा लिखा गया था, जो एक्स डिप्लोमेट थे आपके नेपाल के अंदर। आई थिंक कल ही था शायद वो आर्टिकल। हाँ, कल हमने पढ़ा था एक आर्टिकल, तो एक्स डिप्लोमेट के द्वारा लिखा गया था। उन्होंने पूरी चीज़ें बताई थी कि क्या कहाँ से क्या क्या पूरा क्या रूट्स रही हैं बनारस की और इंडिया की, किस तरह से नेपाल चेंज हो रहा है। उन्होंने माओइज़्म की फ़िलासफ़ी को दिखाया था और उन्होंने साफ, हम 3 आर्टिकल्स में इससे पहले द हिंदू के अंदर ही पढ़ चुके हैं कि किस तरह से नेपाल के अंदर जो नेपाली नेशनलिज्म है उसको एंटी इंडिया सेंटिमेंट के रूप में पेश किया गया है। अब जब लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना को किसी कंट्री के खिलाफ अगर आप देख के रखेंगे, तो क्या बताइए, अगर हम कोई भी ट्रीटी नेगोशिएट कर दें तो आप क्या वो लॉन्ग टर्म में चल पाएगी? नहीं चल पाएगी ना, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में आपको ये पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि नेपाल के नेशनलिज्म के अगेंस्ट इंडिया है। तो ऑब्वियसली जो वहाँ का एक बच्चा है जिसकी कल्चरल रूट्स इंडिया के साथ नहीं है, जिसने इंडिया के साथ इतना ज़्यादा अलाइनमेंट नहीं है, जिसका जो पढ़ने के लिए इंडिया नहीं आता है, बाकी कंट्रीज़ जाता है, वो इंडिया के साथ इतना ज़्यादा स्पेशल ना तो इंडिया को देख पाएगा, ना सीख पाएगा, ना ही इंडिया के साथ इतना ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप डेवलप कर पाएगा। तो अगर हम कितनी भी ट्रीटीज़ कर दें नेपाल के साथ, ये एक जो चेंज आया है वो नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से चेंज आया है। और ये चेंज तब तक ठीक नहीं होगा जब तक आप नेपाल के अंदर चाइना का एग्रेशन नहीं देखेंगे। और चाइना का एग्रेशन आज नहीं तो कल नेपाल के अंदर होना ही है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है। चाइना डेट डिप्लोमेसी अगेन नेपाल के अंदर प्ले कर रही है और अब ये चीज़ जो है धीरे धीरे नेपाल को समझ में आएगी। तो अगेन आप देखेंगे कि इंडिया का एक रिलेशनशिप बाद में ठीक होगा नेपाल के साथ, बट वो जो आएगा वो बहुत बड़ी कॉस्ट पर आएगा नेपाल को। अगेन हम तिब्बत की अगर हम बात करें तो तिब्बत को पाम देखा गया था और तिब्बत को तो अल्टीमेटली एनेक्स कर ही लिया गया। तिब्बतियंस बहुत सारे इंडिया में आज भी रहते हैं। 1959 में जब दलाई लामा और उनके हज़ारों लाखों फॉलोअर्स वापस इंडिया भाग के आए थे और धर्मशाला में उन्होंने शरण ली थी, उसके बाद से धर्मशाला एक तिब्बतियंस का एज अ बहुत इम्पॉर्टेंट कल्चरल सेंटर बना हुआ है। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि दलाई लामा जो प्रेजेंट दलाई लामा हैं उनकी एज काफ़ी ज़्यादा है। जो उन्होंने जो है पहले जिस बच्चे को एज अ नेक्स्ट दलाई लामा बताया था, उसको जो है चाइनीज़ ने रातों रात गायब कर दिया था। और रिसेंटली अभी खबर आई थी कि चाइना के अंदर वो उसको उन्होंने अपनी फ़िलासफ़ी से पढ़ाया, चाइनीज़ पूरा जो है कन्वर्ट कर दिया था और हंस की जो फ़िलासफ़ी है, कल्चरल फ़िलासफ़ी, उससे पढ़ा है। अल्टीमेटली वो अब चाइना के अंदर जॉब कर रहा है। तो वो जो एक कल्चरल जो है बहुत बड़ा अटैक करने की कोशिश की गई है तिब्बतियन धर्म के ऊपर और तिब्बतियन जो भी उनका एक तरह से आप देखेंगे तिब्बतियन कल्चर के ऊपर।
फिर दूसरा एक जो है एक और आए थे, करमापा लामा करके थे। ये 2000 में चाइना से भाग करके चाइना से भाग करके इंडिया आए थे। इनको जो है ग्रूम किया गया था प्रेजेंट दलाई लामा के द्वारा, जिससे कि उनको पॉलिटिकल सक्सेसर बनाया जा सके। अब इन्होंने क्या किया है, करमापा लामा काफ़ी टाइम इंडिया के अंदर रहे, यहाँ पे इन्होंने एजुकेशन अचीव की थी, यहाँ पे दलाई लामा के संपर्क में इन्होंने पूरी पॉलिटिकल इनकी ग्रूमिंग की गई थी। अल्टीमेटली इन्होंने किसी और कंट्री की जो है सिटीजनशिप ले ली है, बेसिकली यूएसए की सिटीजनशिप ले ली है और ये यूएसए में रहते हैं। तो अल्टीमेटली अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है कि नेक्स्ट दलाई लामा कौन होगा। चाइना ने ऑलरेडी जो है एक सक्सेसर के रूप में एक बच्चे को चुन के रखा हुआ है। अब जैसे ही ये दलाई लामा जाते हैं, तुरंत कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट सक्सेसर है उसकी वजह से तिब्बत की जो कल्चरल मान्यताएं हैं उन पे एक बहुत बड़ा आघात करने की कोशिश चाइना के द्वारा की जा रही है। तो अभी हमारे सामने हाथ में तिब्बत है, तिब्बतियंस बहुत सारे इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया को अब एक प्रोमिनेंट जो है रोल तिब्बत के बारे में देखना चाहिए। हमने जो 1950s में जो एक ट्रीटी साइन की थी, जहाँ पर हमने एक्सेप्ट किया था कि तिब्बत जो है चाइना के इन्फ्लुएंस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहेगा, वो सबसे बड़ी हिस्टोरिक मिस्टेक थी। उसको करेक्ट करने का अभी टाइम है हमारे पास। अगर चाइना हमारे ऊपर जो है प्रेशर एंटी अप करता है, प्रेशर ज़्यादा बढ़ाता है, तो हमें जो हमारी पॉलिसी थी ताइवान को लेकर के और हमें हमारी जो पॉलिसी थी तिब्बत को लेकर के, दोनों जो है रिविजिट करनी चाहिए और वहाँ पर प्रेशर चाइना के साथ काउंटर नेगोशिएट करने के लिए हमें इन दोनों को या तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए एज अ सेपरेट एंटिटी। जैसे कि चाइना नेपाल कश्मीर के इशू में अपना टांग अड़ाता है, वैसे ही हमें भी अब टांग अड़ाना, क्या मतलब चाइना जो है कश्मीर को इंडिया का हिस्सा नहीं देखता है, वैसे ही अगर हम भी चाइना के ऊपर अगर हमें प्रेशर अप करना है तो कहीं ना कहीं हमें तिब्बत और ताइवान को लेकर के अपनी जो हमारी अभी तक की अलाइनमेंट थी उसमें सोच लाने की ज़रूरत है, या एटलीस्ट हमें जो है ये इंडिकेशन देने की ज़रूरत है कि हम भी आगे अपना स्टैंड इन एरियाज़ में चेंज कर सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर पे हमेशा चाइना जो है एक वो अड़ाता है, हमेशा जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रबल फॉर्मेंट करता है। डायरेक्टली तो उल्टी सीधी बयानबाजी करके, प्रोपेगेंडा मशीन चला के, और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट करके। पाकिस्तान का एक्सट्रीम रिएक्शन जो है एक्सपेक्ट किया गया था, अगेन यहाँ से मैं सहमत नहीं हूँ। अक्साई चीन देखिए इंडिया का पार्ट था, एक्चुअली चाइना का भी इंडिया का नेबर था ही नहीं, इंडिया का नेबर था तिब्बत, और अक्साई चीन जो है इंडिया का पार्ट था। तो तिब्बत को जो है चाइना ने पहले इलीगली ऑक्यूपाई किया है, बाई फोर्स ऑक्यूपाई किया है, उसके बाद चाइना ज़बरदस्ती हमारा नेबर बना है, और फिर उसके बाद जो हमारे एरियाज़ हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा हिस्सा इधर से निबल किया, थोड़ा हिस्सा उधर से निबल किया। ये फ़िलॉसफी जो है चाइना की रहती है। बीजिंग ने स्टेटमेंट एक इशू किया था कि वो कहीं ना कहीं जो हमारी लद्दाख की यूटी चेंज करना था, वो चाइना ने कहा था कि ये चाइना की टेरिटोरियल सोवरेनिटी को अंडरमाइन करता है। आई डोंट नो किस बेसिस पे अंडरमाइन करता है। खैर, इस तरह की बयानबाजी चाइना की तरफ से आती रहती है, कोई नई बात नहीं है। कल ही शायद चाइना ने हमें ये धमकाया था कि हम बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट जो है ना हैशटैग चलाएं। तो इस तरह की अगर आप चाइना की फ़िलॉसफी को मानना है, चाइना आपकी कंट्री नहीं है, तो चाइना की जो भी प्रोपेगेंडा मशीनरी आपको बोलेगी, आई डोंट थिंक आपको उसको मानने की ज़रूरत है। अगेन यहाँ से आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, बेसिक जो इंटरेस्ट है चाइना का, वो नेपाल में दो रीज़न्स की वजह से है लद्दाख में। पहला रीज़न ये है कि लद्दाख को वो फिंगर के रूप में देखता है तिब्बत की, वो चीज़ आप समझ चुके हैं। अक्साई चीन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। जब नेपाल को जो तिब्बत को ऑक्यूपाई किया था, तो अक्साई चीन से होकर के वो तिब्बत में गए थे। ये बहुत स्ट्रैटेजिक एरिया है। अगर यहाँ पे ये इनकी पूरी तरह से अपना बिल्ड कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, पहली चीज़ तो ये है CPEC जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से होके जाती है, और वो कुछ हिस्सा जो है चाइना को दिया गया है। तो एक तो CPEC को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए कश्मीर के ऊपर जो है उल्टा सीधा बयानबाजी चाइना करता रहता है। दूसरा रीज़न ये है कि अगर इस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट अच्छा हो, तो चाइना को ये डर है कि कहीं तिब्बतियंस में जो है एक रिबेलियन ना शुरू हो जाए और तिब्बत का हिस्सा जो है उनसे दूर ना हो जाए। तो ये दो रीज़न्स हैं जिस वजह से चाइना जो है डरता है इंडिया के कुछ भी एक्शन लेने से, और प्रोएक्टिवली इंडिया को स्टॉप करने की कोशिश करता है।
देखिए कोई भी दो कंट्री सिर्फ बयानबाजी की वजह से वॉर्स पे नहीं जाती हैं। वॉर्स का जो रीज़न होता है काफ़ी टैक्टिकल होता है। चलिए हम मान लेते हैं कि हमारे होम मिनिस्टर ने ये बोला था कि वो अक्साई चीन को लेना चाहते हैं वापस, तो इस वजह से चाइना जो है प्रेशर दे रहा है। तो आप ये बताइए फिर ताइवान के ऊपर क्यों प्रेशर डाल रहा है? सेनकाकू आइलैंड पे अभी इसने रिसेंटली अटैक डाला था, वो क्यों कर रहा है? मलेशिया और इंडोनेशिया के उसने जो है ट्रॉलर्स को क्यों ड्रॉप किया था? तो चाइना की एज एन एग्रेसर, चाइना एक बुली है, चाइना एक एग्रेसर है। आप इस चीज़ को रियलाइज़ कीजिए। सिर्फ इंडिया नहीं है जिसके साथ चाइना के डिस्प्यूट्स होते हैं, और सिर्फ इंडिया के रीजन्स नहीं है जिसको चाइना ने गॉबल अप किया है। पास्ट में चाइना टेरिटरीज़ को गॉबल अप किया है और इंटरनेशनली उसके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगा। इसीलिए चाइना की ये आदत है कि वो धीरे धीरे टेरिटरीज़ को अपने अंदर मिलाने की कोशिश करना चाहता है। तो आप हाई टाइम है कि हमें जो है इस प्रोपेगेंडा मशीन से दूर रहना चाहिए कि हमारे होम मिनिस्टर ने ये कहा या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, इस वजह से वॉर हो रहा है। वॉर जो है बयानबाजी के बेसिस पे नहीं होता है। हमारे खिलाफ भी बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं नेपाल के अंदर, तो क्या हम नेपाल के साथ वॉर पे चले जाते हैं? अभी नेपाल ने रिसेंटली अपना नक्शा चेंज किया और काला पानी को जो है अपनी टेरिटरी दिखाया है, इंडियन टेरिटरीज़ को नेपाल के अंदर दिखाया। तो क्या हम नेपाल के साथ वॉर पे गए हैं? इस तरह से वॉर पे नहीं जाया जाता है। तो ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपने खुद इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में पढ़ा होगा जहाँ पे नेपाल ने यूनिलेटरली टेरिटरी चेंज करी, नेपाल ने यूनिलेटरली स्टेटस को चेंज करा, और बार बार हम इस पेपर में आपको जो है नसीहत दी जाती है कि इंडिया रिस्ट्रेन रखे, इंडिया जाकर के नेपाल के साथ स्पेशल फ्रेंडशिप डेवलप करने की कोशिश करे, इंडिया जो है दबे। तो अगर आप इतनी बड़ी यूनिलेटरली आपका जो टेरिटरी है वो दूसरी कंट्री के मैप में आती है और आप इंडिया को सलाह देते हैं कि इंडिया जो है रिस्ट्रेंट जाहिर करे, इंडिया वॉर पे नहीं जाता है, तो फिर सिर्फ एक पार्लियामेंट में जो बयान हुआ उसके बेसिस पर कोई दूसरी कंट्री वॉर पे इंडिया के साथ क्यों जाएगी? इसके रीजंस बहुत डीप हैं गाइस। इसके रीजंस इतने ईजी नहीं है, चाइना को समझना इतना ईजी नहीं है। चाइना की प्रोपेगेंडा मशीनरी बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव है। ऐसे में सिर्फ जो आप मीडिया के अंदर पढ़ते हैं उसको अगर आप बेसिस बना करके अपने आंसर में डालेंगे तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट गलत पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, आप पॉलिसी मेकर्स होंगे कल, तो आपको ये जो एरियाज़ है ना, इनको स्ट्रैटेजिकली डीपली अंडरस्टैंड करना है कि इंडिया का इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है, और ये आपकी ड्यूटी होगी कि आप इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, ना कि जो आपने न्यूज़पेपर्स में और मीडिया में पढ़ा है उसको। अपना आप एक न्यूट्रल जजमेंट फॉलो करें और जो भी देश के हित में हो वो आप एक्शन लें। सिर्फ इसी वजह से मैंने इतना ज़्यादा आज इस आर्टिकल में बोला है। अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट, बट एज ए एजुकेटर ये मेरा हक है, ये मेरी एक ड्यूटी है कि मैं एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू, एक इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने जो है पेश करूं। फैक्ट्स आर गुड बट अगेन यू हैव टू फैक्ट्स को मॉडिफाई करके और सिर्फ जो है एक पर्टिकुलर प्रोपेगेंडा को ना देख करके आप दोनों सारे पॉइंट ऑफ व्यू को देखें, फिर आपको जो अच्छा लगे उस हिसाब से आप अपना जजमेंट डेवलप करें। सो गाइस, ये नेक्स्ट आर्टिकल है आपका प्रिस्क्रिप्शन ऑफ इक्विटेबल एंड इफेक्टिव केयर। इस बारे में हमने जो एक बहुत अच्छा आर्टिकल पहले पढ़ा था, कुछ टाइम पहले पढ़ा था, जहाँ पे बताया गया था कि किस तरह से प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप बनाई जा सकती है और हेल्थ केयर को जो है बढ़ाया जा सकता है, ऑगमेंट किया जा सकता है। अब इस आर्टिकल से आपके दो टेक अवेज हैं। पहला टेक अवे ये है कि आपको ये देखना है कि हमारी अभी तक जो स्ट्रैटेजी थी वो प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी थी, जहाँ पर हम जो है कोविड के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे थे और हमारी जो हेल्थ केयर थी वो पूरा प्रिवेंटिव मेजर्स पे टिकी हुई थी। अब क्योंकि हमारे जो केसेस है वो काफ़ी तेज़ बढ़ गए हैं, तो अब हमारी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो पैलेटिव होनी चाहिए। पैलेटिव का मतलब केयर वाली, ठीक है, जो काफ़ी बीमार हैं उनको जो है हमें अच्छे से केयर करनी है, जिससे कि हमारी मॉर्टैलिटी ज़्यादा ना हो, डेथ्स ज़्यादा ना हो। तो प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी से हमें पैलेटिव स्ट्रैटेजी की तरफ जाना है। पहला तो ये टेक अवे है। दूसरा, आपको यहाँ से विश लिस्ट से देखना है, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो कीवर्ड से इवन आपको पैलेटिव स्ट्रैटेजी यहाँ पे कीवर्ड नहीं दिया हुआ है वो मैं बता रही हूँ आपको। अब देखिए ये वाला पैराग्राफ यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। तमिलनाडु को आप यहाँ से हटा करके इंडिया की बात कर सकते हैं। हर सिटीज़न को जिसको भी अगर कोई न्यूमोनिया जैसी सिम्टम्स हैं तो उसको जो है हमें क्या करना चाहिए, हाई एक्सेस देना चाहिए हाई क्वालिटी केयर का। और ऐसा करने के लिए यूनिवर्सल कोविड-19 केयर प्रोग्राम हम चालू कर सकते हैं कंट्री के अंदर, जहाँ पर गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ कोलैबोरेट कर सकती है।
उस एरिया में हम क्या क्या पॉलिसीज़ फॉलो कर सकते हैं। पहली चीज़, सभी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको जिनके पास पोटेंशियल है, जैसे कि आईसीयू बेड्स हैं या अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी है, उनको जो है कोविड-19 के पेशेंट्स की केयर करनी चाहिए। उसके लिए उनको जो है इंसेंटिव्स और सब्सिडीज़ दिए जाने चाहिए हर पेशेंट के हिसाब से, और जिसके थ्रू जो है हर पेशेंट एक अच्छी क्वालिटी की हेल्थ केयर को एक्सेस कर सके। दूसरा जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि केवल जो पेशेंट्स हैं जिनके पास मॉडरेट से सीवियर कोविड-19 के निमोनिया जैसे सिम्टम है, सिर्फ उनको एडमिट किया जाना चाहिए। जो असिम्प्टोमेटिक लोग हैं या जिनमें माइल्ड सिम्टम्स हैं, वो घर में जो है होम आइसोलेशन करें। और अगर उनको जो है कांस्टेंट टच में रहना चाहिए हेल्थ केयर, उनके लिए हम जो है अपॉइंट कर सकते हैं ऐसे हेल्थ केयर नोडल ऑफिसर्स जो इनकी हेल्थ को मॉनिटर करते रहें। फिर उसके अलावा आईसीयू केयर जो है को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए कोविड-19 के लिए उन पेशेंट्स के लिए जिनके पास कोई ऐसी इलनेस है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, तो उनके लिए जो है आईसीयू केयर की प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी जो है पेशेंट की वो प्रोटेक्ट की जानी चाहिए, क्योंकि लोगों को स्टिग्मा रहता है, लोगों को डर है कि उनको कम्युनिटी से लोग बाइकआउट ना करें, इसीलिए लोग हॉस्पिटल को सीक नहीं करते हैं, इलाज सीक नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है। गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। बेसिक कॉस्ट जो भी कोविड-19 की केयर में बेसिक कॉस्ट आ रही है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, वो कॉस्ट गवर्नमेंट को रिम्बर्स करनी चाहिए, जिससे कि पेशेंट्स जो है बिना ज़्यादा खर्चा किए, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर किए बिना क्वालिटी हेल्थ केयर जो है एक्सेस कर सकें। उसके अलावा सिटी हॉस्पिटल्स को जो है पूल करने चाहिए अपने आईसीयू रिसोर्सेज को, जिससे कि कोविड-19 के जो भी निमोनिया से पीड़ित जो भी लोग हैं उनका केयर की जा सके। जो भी स्टाफ है जो कोविड-19 की केयर प्रोवाइड करा रहा है, उसको एडिक्वेट ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जैसे कि पीपीईज़ दिए जाने चाहिए और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए कि क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यूज़ करने हैं कोविड-19 की केयर में। उसी तरह से जो स्टाफ के कोई मेंबर अगर मर जाता है, मान लीजिए कोविड-19 के इन्फेक्शन से अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो उसको अप्रोप्रिएट कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे लीडरशिप गवर्नमेंट को लेनी होगी और प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह इन्वॉल्व करना होगा, तभी हम जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को हर पेशेंट तक पहुँचा सकते हैं और मोर्टेलिटी रेट कम कर सकते हैं। तो ये विश लिस्ट आपको पढ़नी है, बाकी इसमें से पढ़ने वाला कुछ नहीं है। अब देखिए गाइस, ये वाला जो आर्टिकल है काफ़ी सारा इसके अंदर प्रोपेगेंडा लिखा हुआ है, डिसऑर्डर एट बॉर्डर। पहली चीज़ तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि गवर्नमेंट सोर्सेज से ये कंफर्म हुआ है कि जो चाइनीज़ थे वो इंडिया के एलएसी के अंदर नहीं आए हैं। एलएसी के पास एलएसी पर उन्होंने जो है टेंट्स बना के रखे हुए थे और यहाँ से उनको डिसएंगेज करने की बात की गई थी। जब वो यहाँ पे जब डिसएंगेजमेंट को चेक करने के लिए हमारे जो कर्नल संतोष बाबू और बाकी उनकी एक टीम गई थी, उनको एम्बुश करके और उनके ऊपर अटैक किया गया था। तो पहला जो आर्टिकल है वो यहाँ से आप सिर्फ इतना देख सकते हैं कि इंडिया एक अनचार्टर्ड टेरिटरी में आ गया है, इंडिया और चाइना, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब बहुत सारी मोर्टालिटीज़ दोनों साइड हुई हैं। 30 सैनिक उनका कहना है, ऑफिशियल जो फिगर आई है उसमें 30 लोगों उसमें चाइना की साइड से मारे गए हैं और 20 इंडिया की तरफ से शहीद हुए हैं। तो ये पहली टाइम है जब 1975 के बाद इस तरह से जो है क्लैशेस में सैनिकों की जो है मॉर्टल की डेथ हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी ब्रूटल ये क्लैशेस थे। इंडियंस के ऊपर जो है क्लब्स के थ्रू अटैक किया गया था, स्टिक में जो है वायर लगा करके और एम्बुशिंग की गई थी, स्टोन बेल्टिंग की गई थी। और साथ साथ देखिए सबसे बड़ी बात है, ये फैटलिटीज़ कैजुअलिटीज़ तब हुई हैं जब कोई शॉट नहीं फायर हुआ, कोई बंदूक नहीं चलाई गई है, ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में लोग मारे गए हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये फैटलिटीज़ तब हुई हैं जब दोनों आर्मीज़ ने एक बात एग्रीमेंट कर लिया था कि डिसएंगेज कर रहे हैं, डीएस्केलेट कर रहे हैं, और एक लंबा मंथ लॉन्ग ये स्टैंड अप हो चुका है। खैर, चाइना के लिए कोई नई बात नहीं है, चाइना हमेशा से डबल टॉक करता है। 1962 में जब चौवन लाई इंडिया आए थे तो इंडिया चाइना में एक काफ़ी नारा जो है इंडिया के अंदर फेमस किया गया था, हिंदी चीनी भाई भाई। और जैसे ही चौवन लाई वापस अपने चाइना लौटे थे, अटैक किया गया था इंडिया के ऊपर। तो चाइना जो है इस चीज़ में माहिर है, दिखाता कुछ है और करता कुछ और है, और ये चीज़ सिर्फ इंडिया के साथ नहीं बाकी कंट्रीज़ के साथ भी है। तो चाइना के ऊपर अब देखिए ट्रस्ट काफ़ी लो है इस वक्त, और चाइना ने बार बार ये शो किया है कि चाइना की हम बात पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं।
वो बोलता है कि डिसंगेज कर रहा है, बट डिसंगेजमेंट करने की जगह उनकी जो टीम थी वो एम्बुश करके बैठी हुई थी कि जब इंडियंस चेक करने आएंगे कि हमने डिसंगेज किया है कि नहीं, तब उनके ऊपर हम अटैक करेंगे। तो इस तरह से ये प्री मेडिटेटेड और प्री प्लान जो है एक्शन था उनकी फोर्सेस के द्वारा, और ये चीज़ काफ़ी स्ट्रांगली हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के द्वारा जो है कन्वे की गई है चाइना को। चाइना अगेन जो है स्टेटस को चेंज करता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे वो पूरी गलवान वैली को अपना हिस्से के रूप में जो है मानता है। चाइना के जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो है जारी किया था कि इंडिया जो है बिफिटिंग रिप्लाई देगा सेक्रीफाइसेस ऑफ सोल्जर्स के लिए, और इनकी जो सेक्रीफाइसेस हैं वो वेन में नहीं जाएंगी। और ये जो है एक बड़ा एक्सप्रेशन है हमारे नेशनल सेंटिमेंट का, जहाँ पे सिर्फ जो है आंसर ये नहीं है कि हम स्टेटस को चेंज करें, या जो भी एक स्टैंड था, जो भी अभी तक इक्वेशन थी इंडिया चाइना की, वो हमेशा के लिए अब चेंज हो जाएगी, ये आप देखेंगे। तो रिस्पांस को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि गवर्नमेंट को अप्राइज करना चाहिए कि नेशन को कि एक्चुअली चल क्या रहा है, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। एनीवेज देखिए, अभी अगेन इस चीज़ से मैं अगेन सहमत नहीं हूँ। आपको याद होगा जब स्ट्राइक हुई, जब हमारा जो है अटैक हुआ था उरी का, तब गवर्नमेंट चुप थी और गवर्नमेंट ने कुछ भी क्लियर नहीं किया था क्या करने वाली है। तो ये हमारी जो टैक्टिकल जो भी हमारी प्रिपरेशन होती है, वो हर चीज़ जनता के सामने नहीं तुरंत क्लियर की जाती। कोई एक्शन जब लिया जाएगा तो हमारे सामने आएगा वो एक्शन, और ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं लिया जाएगा, बिकॉज इट्स हाई टाइम। और ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम एक डिसाइसिव एक्शन लें और अल्टीमेटली इस प्रॉब्लम को जो है एक डिसाइसिवली जो है सॉल्व करें। मेरा मतलब ये नहीं है कि हम कोई वॉर पे जाएं या मिलिट्री एक्शन लें, बट एक डिसाइसिव और स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ है जो इंडिया ने ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है, वो ट्रेड की डीकपलिंग उनके साथ करनी शुरू कर दी है। कल ही गवर्नमेंट ने सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को एक आदेश दिया है कि अगर आप चाइनीज़ इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं अपने 4G में, तो उनको आपको हटाना पड़ेगा। BSNL को बताया गया है कि आप कोई भी चाइनीज़ इक्विपमेंट अपने टेलीकॉम उसमें यूज़ ना करें। इसी तरह से आपको पता होगा दिल्ली मेट्रो का जो RRTS का जो रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसका जो एक टेंडर दिया गया था वो चाइनीज़ फर्म को दिया गया था। वो ड्रॉबैक करने की बात है, अब उसको जो है हटा दिया जाएगा चाइनीज़ फर्म को। वो टेंडर अल्टीमेटली कैंसिल किया जा रहा है, वो नहीं दिया जा रहा है। तो जैसे ही हम ट्रेड पर अटैक करना शुरू करेंगे, चाइना तुरंत नेगोशिएटिंग टेबल पर आ जाएगा, और स्टैंड दिखना कल ही शुरू हो गया था। दोनों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और चाइनीज़ मिनिस्ट्री जो फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, उन्होंने रीअफर्म किया है कि हम डायलॉग के माध्यम से पीस में रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। दोनों साइड ये एक्नॉलेज करती हैं कि सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, काफ़ी प्रिकैरियस है। अगर बहुत ज़्यादा जो बयानबाजी होती है या बहुत ज़्यादा स्क्रिमिशेस इस तरह से होते हैं, तो अल्टीमेटली धीरे धीरे जो कंट्री है वो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ेंगी, और ये दोनों ही कंट्रीज़ के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो ऐसे में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइजेस मैकेनिज्म वगैरह रिस्टोर करने की ज़रूरत है। उसके लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो स्टेटस को एंटी जो है रिस्टोर करना होगा चाइना को। बॉल चाइना के कोर्ट में है। अगर चाइना डिसएंगेज करती है, पूरी तरह से वापस जाती है, और जो अपनी ट्रीटीज़ थी उनका पूरी तरह से अनुसरण करती है, तो शायद इंडिया भी अपने स्टैंड को थोड़ा कर सकता है, वाटर डाउन कर सकता है। अदरवाइज सेंटिमेंट्स पूरे जो है इस तरह से हैं कि एग्रीमेंट्स तभी हो पाएंगे जब एक स्टेटस को एंटे रिस्टोर किया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जब भी हम टॉक्स करें बीजिंग के साथ, तो केवल वर्ड्स नहीं होने चाहिए, उनका जो है कॉन्क्रीट एक्शन ऑन ग्राउंड होना चाहिए। और इस तरह की जो स्क्रिमिशेस हैं, ये एक रेगुलर फीचर ना हो, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल है यूनाइटेड फ्रंट इन दिल्ली। तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो दिल्ली में है, वो दोबारा जो है एक एज ए टीम फंक्शन करती हुई नज़र आ रही है, जो काफ़ी अच्छा है। और डेमोक्रेसी में ये हमेशा नीड ऑफ द आवर होती है। देखिए, डेमोक्रेसी में हमारी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ होती हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, बट हमारी जो नेशन की तरफ जो हमारी कमिटमेंट है, सिटीजन्स की तरफ जो कमिटमेंट है, वो सबकी सेम होनी चाहिए। और इन दी टाइम ऑफ क्राइसिस हमें यूनाइटेड खड़ा होना चाहिए, जो कि अल्टीमेटली अभी दिल्ली में होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि डिलेड है, बट अगेन अभी ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में काम करती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि कैपिटल में बहुत तेज़ी से केस खड़े हुए हैं। ऐसे में एक टास्क फोर्स जो है बनाई गई थी लेफ्ट आपके बैजल जी के द्वारा, जो कि
जो कि दिल्ली के एलजी हैं, और अमित शाह ने इंस्पेक्ट किया था हॉस्पिटल्स को मंडे में। और बैजल जो है एक हैंड्स ऑन अप्रोच ले रहे हैं अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। वो एज चेयरमैन भी हैं दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, और उनके पास पावर वेस्टेड है कि वो पब्लिक ऑर्डर को एपिडेमिक में जो है मेंटेन करें और क्रिटिकल डिसीजंस लें। उन्होंने केजरीवाल गवर्नमेंट के बहुत सारे डिसीजंस को रिवर्स भी किया था जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल थे। ये जो उसके अलावा उन्होंने 6 मेंबर एडवाइजरी कमेटी जो है फॉर्म की है, जिसमें एमिनेंट एक्सपर्ट्स हैं एम्स के और बाकी अच्छे हॉस्पिटल्स के एक्सपर्ट्स हैं, जो डीडीएमए को एडवाइस करेंगे कि किस तरह से जो है केसेस को रिड्यूस किया जा सके। एलजी ने इशू किया था ऑर्डर की गवर्नमेंट को ऑफिशियल्स को जो है फ़ाइन इम्पोज करने की छूट मिले, जो भी वायलेट कर रहे हैं, जो भी मास्क वगैरह नहीं पहन रहे, वो लोग अभी 1000 रुपीज़ का फ़ाइन है दिल्ली के अंदर अगर कोई मास्क नहीं पहनता है पब्लिक प्लेसेस में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे फ्रेश मेजर्स हैं, बट ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए जिससे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है सबको दी जा सके। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।